आज की डेट में घर घर में प्रॉब्लम है और हर व्यक्ति परेशान है। किसी का बिजनेस नहीं चल पा रहा, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, तो किसी का करियर नहीं बन पा रहा, तो कहीं पे छात्र लगातार तैयारी कर रहे हैं, कई साल से एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, तो कहीं पे रिलेशनशिप इश्यूज है। इन सब का कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। किन चीज़ों का? वैदिक ज्ञान का। हमें आज की डेट में पता ही नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि जो हमें वैदिक ज्ञान दे गए थे, वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का, आखिर वो क्या था? उसके माध्यम से कैसे पहले लोग स्वस्थ रहा करते रहे, कैसे पहले लोग सुखी, सफल, समृद्ध रहा करते रहे। आज की डेट में लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, जितने ट्रीटमेंट डेवलप होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, उतने ही लोग बीमार होते जा रहे हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन लोग स्वस्थ थे। इसका क्या मतलब है? कि सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हम लोग तो पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ चलना छोड़ दिए हैं। हमें पता ही नहीं है कि यूनिवर्स के साथ तालमेल बैठाकर कैसे जीना है। हमें साइंस, यूनिवर्स की साइंस ही नहीं पता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो भी वैदिक ज्ञान दे गए हैं वो सब साइंटिफिक बेस्ड है। अगर मैं एस्ट्रो वास्तु की बात करता हूँ तो ये भी एक साइंस है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी, हाउ टू अलाइन एनर्जी विद योर होम। तो अल्टीमेटली बात की जाए तो हमें ये जानना है कि हमारे घर की जो एनर्जी है, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, इसे कैसे अलाइन करना है, इसे कैसे सिंक्रोनाइज करना है और कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर हमें अपना जीवन यापन करना है, जिससे हम अपने जीवन में हर वो कुछ प्राप्त कर सकें जो हमें मिलना चाहिए, जिसके हम अधिकारी हैं। फिर वो चाहे पैसा हो, धन हो, सुख हो, सफलता हो, समृद्धि हो, संपदा हो, कुछ भी हो, कुछ भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये देखकर दुख होता है जब मैं अपने क्लाइंट्स के यहाँ जाता हूँ कि बहुत सारी समस्याओं से वो सालों से जूझ रहे होते हैं, जिसका कारण बस छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो वो खुद ठीक कर सकते रहे। उसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई बीमार है सालों से, लेकिन उसके पीछे की प्रॉब्लम ज़रा सी हो सकती है। कुछ ऐसा एलिमेंट हो सकता है घर का जो डिसबैलेंस है, अगर उसे बैलेंस कर दिया जाता तो बीमारी ना पकड़ती, लेकिन वो सालों से उस बीमारी से उबर ही नहीं पा रहे। कहीं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं डायबिटीज़ है, कहीं कैंसर है, कहीं कुछ कहीं कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है तो हमें एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेनी, बिल्कुल लीजिए। डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाइए। एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, क्योंकि हमें इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। वास्तु एक्सपर्ट के पास जाना है, बिल्कुल जाइए, अपने घर की एनर्जी को देखिए अलाइन है कि नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे पहले हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता रहा जिसे वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का, मुहूर्त का ज्ञान होता रहा, तो ऐसा घर में एक व्यक्ति होना चाहिए कि कम से कम आप लोग 70-80% प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सको। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए पैसा खर्च ना करना पड़े, सालों का समय खर्च नहीं करना पड़े। पैसा फिर से कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ खराब हुई, हेल्थ फिर से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो समय चला गया उसका क्या? जिस समय आप ढेर सारा पैसा कमा सकते रहे, वो समय बीमारियों से जूझते हुए गया। उस समय आप अपनी फैमिली के साथ खुशहाल टाइम बिता सकते रहे, लेकिन नहीं बिता पाए, तो वो समय कौन लौटाएगा? एक छात्र जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर सकता रहा, उसके सालों चले जाते हैं, सालों। कारण एक छोटी सी समस्या जिसे वो खुद ठीक कर सकता रहा, एक छोटा सा डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी, एक छोटा सा डिसबैलेंस ऑफ एलिमेंट्स जो वो अपने घर में खुद ठीक करके अपना सॉल्यूशन खुद निकाल सकता रहा, लेकिन नहीं निकाल पाया। कारण पहले वो उससे जूझता रहा, पहले दिमाग काम नहीं किया, पहले एक तरफ पूरा फोकस था, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अरे जड़ भी तो समझिए, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है, हम सब एनर्जी है, हम सब वाइब्रेट हो रहे हैं, हर जगह फ्रिक्वेंसी है। और अगर इस एनर्जी को आपने बैलेंस नहीं किया खुद के अंदर, अपने घर में, तो आप समझ लीजिए सफलता हाथ नहीं लगेगी किसी भी फील्ड की। बात सिर्फ एग्जाम की नहीं है, चाहे पैसा कमाना हो, बिजनेस चलाना हो, सुखी स्वस्थ जीवन जीना हो, खुशहाल जीवन जीना हो, अच्छे संबंधों के साथ, पारिवारिक संबंधों के साथ जीवन जीना हो, कुछ हासिल नहीं होगा अगर एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी, अगर ये एलिमेंट्स डिसबैलेंस हो जाएंगे। इसलिए मैं विशाल तिवारी, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, फाउंडर ऑफ वैदिक बॉक्स, मैंने ये संकल्प लिया है कि हमारे ऋषियों के द्वारा जो दिया गया वैदिक ज्ञान है, ये मैं घर घर तक पहुंचाऊंगा, जिससे 80% प्रॉब्लम आप लोग खुद ठीक कर सके, आप लोग खुद अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल सके। और जब ये चीज़ें होंगी तो हर घर में सुखी लोग होंगे, हर घर में सफलता होगी, संपदा होगी और समृद्धि होगी। और जब ये चीज़ होगी तभी हमारा ये जो भारत है एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकेगा। लेकिन उसके लिए हम सबको हमारे ऋषियों के द्वारा जो दिया गया वैदिक ज्ञान है, इसकी घर घर में ज्योत जगानी पड़ेगी। मैंने शुरुआत कर दी है, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। आज मैं बात करूंगा इन पंच तत्वों के बारे में। बहुत से लोगों को इन पंच तत्वों के बारे में नहीं पता है, और जिन्हें इनका नाम पता है तो उन्हें इनका काम नहीं पता है। और बहुत से एक्सपर्ट ऐसे भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट, जो इसकी साइकिल ऑफ क्रिएशन बिल्कुल गलत बता देते हैं।
या तो उनने अपनी ईजाद कर दी है या फिर चाइनीज़ के हिसाब से बताते हैं, लेकिन मैं जो कुछ बताऊंगा वैदिक ग्रंथों के हिसाब से बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं जो साइकिल ऑफ क्रिएशन बता रहा हूँ वही सही क्यों है, आखिर बॉडी भी वैसे ही काम करती है, ये मैं आपको बताऊंगा। और आज आप जब ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये पंच तत्व जो है इनमें इतनी शक्ति है कि अगर इनको आप मैनेज करना सीख लिए तो पैसा कमाना, स्वस्थ रहना, सफल रहना, समृद्ध रहना, बिजनेस चलाना, खुशहाल जीवन जीना, अच्छे रिश्ते प्राप्त करना, ये सब बहुत छोटी चीज़ लगेगी। ऋषि मुनियों ने तो इन पंच तत्वों के माध्यम से भगवान को भी प्राप्त कर लिया है। तो आज इस वीडियो को देखते जाइए, आपके ज्ञान के पट खुलेंगे और बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे वास्तु दोष से आप खुद आने वाले समय में निजात पा लेंगे। आपको ज़रूरत नहीं रहेगी लाखों खर्च करने की, समय वेस्ट करने की। जहाँ ज़रूरत है वहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हर जगह नहीं। बहुत सारी जगह आप अपना सॉल्यूशन खुद निकाल पाएंगे। और एक चीज़ और है, मैं इस सेशन को यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो थ्योरी दी गई है एज अबव सो बिलो, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो थ्योरी दी गई है मैक्रो कॉस्मोस और माइक्रो कॉस्मोस की, मतलब जो कुछ बाहर वर्ल्ड में है वही हमारे शरीर के अंदर इस वर्ल्ड में भी है। इसका मतलब ये कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सको। आप वो सब चीज़ प्राप्त कर सकते हो जो आप चाहते हो, बस आप चाह लो। अगर आज की डेट में आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है, आज की डेट में अगर आपको स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा, पैसे नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन अड़चनों में, रुकावट में आपका हाथ है। क्योंकि अगर आप चाह लो तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथ, ईश्वर और ऋषि मुनियों ने खुद कहा है कि आपका भाग्य आपके हाथ में है। आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं। आप कर्म तो करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है कि कर्म करने में रिजल्ट ना मिलता हो। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप ध्यान रखिए, आप कर्म करोगे, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बस आप चिंतित ना हो। जो हमारे वैदिक ज्ञान, वैदिक शास्त्र कहते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करो, प्रकृति के हिसाब से चलो, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से आपने नहीं चला, वहाँ पे मामला सब गड़बड़ होगा। लेकिन अगर आप प्रकृति के हिसाब से चलते हो तो आपको इस दुनिया में हराने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर चल रहे हो, आप इस यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर चल रहे हो। वास्तु का अर्थ यही है, मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी, अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी। अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करो, अलाइन करो, अपने शरीर की एनर्जी को बैलेंस करो, अलाइन करो, इस यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनाइज करो। फिर देखो कैसे चुटकियों में आपके काम होंगे, चुटकियों में आपके काम होंगे। हर्डल्स, स्ट्रगल्स, ये सब चीज़ें दूर दूर तक नहीं दिखेंगी। इसीलिए मैंने जो सीरीज़ शुरू की है, फ्री ऑनलाइन कोर्स एस्ट्रो वास्तु का, उसकी आज ये क्लास 2 है। और आज इसमें मैं आपको बताऊंगा पंच तत्वों के बारे में। तो पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बहुत सारे लोग ये पंच तत्वों के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग इनका नाम जानते हैं तो इनका काम नहीं जानते हैं। तो चलिए आज हम इनका नाम भी जानेंगे, इनका काम भी जानेंगे, और इनको कैसे बैलेंस करना है ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये हमारे जीवन से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो पंच तत्व हैं, इन्हीं से पूरा हमारा शरीर बना है। इनका अनुपात, रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन से ही ये जीवन संभव हो पाया है। अगर इनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ना हो तो ये जीवन भी संभव नहीं होता। और हर नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो किसी न किसी एलिमेंट को दर्शाती है। फिर वो चाहे अर्थ एलिमेंट हो, चाहे वाटर एलिमेंट हो, एयर एलिमेंट हो, स्पेस एलिमेंट हो यानी कि आकाश, या फिर फायर एलिमेंट हो यानी कि अग्नि। तो आप ये समझ लो, ये पंच तत्व हमारी दुनिया है। इन पंच तत्वों को बैलेंस करोगे तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये पंच तत्व ही है जिसके माध्यम से हमारे शरीर में जो भी प्रोसेस चल रही है, ऑटोमेटिक हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हमारा भोजन पच रहा है, ऑटोमेटिक हमारी सांसें चल रही हैं। कौन चला रहा है इसे? आप सो रहे हो तब भी सांसें चल रही है, आप सो रहे हो तब भी लिवर, किडनी, हार्ट अपना अपना काम कर रहे हैं। ये सब 5 एलिमेंट्स के कारण ही हो रहा है, इनके बैलेंस के कारण ही हो रहा है। एक भी डिसबैलेंस हुआ, वहीं से दिक्कतें शुरू। तो आप ये समझ लो कि पंच तत्व ही जीवन है, और पंच तत्व को बैलेंस करना ही एक आदर्श जीवन जीने की कला है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये 5 एलिमेंट्स हैं क्या, और ये हमारे शरीर के साथ, हमारे जीवन के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। सबसे पहले जान लीजिए कि हर पंच तत्व का बीज मंत्र क्या होता है। आकाश तत्व का बीज मंत्र होता है हम। अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे ये बीज मंत्र क्या है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि इनकी उपयोगिता क्या है। लेकिन आप ये जान लीजिए जिससे आगे आपको समझने में चीज़ें ईजी हो। आकाश तत्व का बीज मंत्र होता है हम। वायु तत्व का बीज मंत्र होता है यम।
अग्नि तत्व का बीज मंत्र होता है रम, जल तत्व का बीज मंत्र होता है वम, और पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र होता है लम। अब ये जो बीज मंत्र हैं, सबसे पहले आप ये समझ लो कि बीज मंत्र होते क्या है। तो बीज मंत्र वो मंत्र होते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं और जिनके अंदर इतना सामर्थ्य होता है, इतनी शक्ति होती है किसी भी चीज को उत्पन्न कर देने की, एक नया जीवन देने की। बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। किस तरह? क्योंकि हर चीज की उत्पत्ति बीज से ही होती है। बड़ा सा बड़ा वृक्ष जो खड़ा होता है वो कभी बीज था, बीज डाले गए, हमेशा बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ पानी दिया गया, उसे सींचा गया और एक विशालकाय वृक्ष खड़ा हो गया जो आज सबको फल देता है। इसी तरह फसलें जो उगती हैं पहले बीज डाले जाते हैं, फिर वो फल हो, फ्रूट्स यानी कि वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सबसे पहले बीज डाला जाता है और फिर वो बीज में इतनी शक्ति होती है कि आपके भरण पोषण के लिए कहीं सब्जियां, कहीं फल, ये सब बना के दे देते हैं। इसी तरह से आप ये समझो, जब एक विशालकाय वृक्ष खड़ा हो सकता है एक छोटे से बीज से, तो ये जो बीज मंत्र होते हैं इनसे एक ऐसा विशालकाय वृक्ष खड़ा होता है जो आपके जीवन को समृद्धशाली बना सकता है। इन पंच तत्वों को इस तरह से बैलेंस कर सकता है कि आपके घर में अगर वास्तु दोष भी है तो आप उनको इस बीज मंत्र के माध्यम से बैलेंस कर सकते हो। फिर खुद ही योग संयोग बनेगा कि आपको अच्छा घर मिल जाएगा। जहाँ पे वास्तु दोष नहीं है आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि खुद आप वो घर छोड़ के बाहर निकल जाओगे और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको तरक्की मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि वास्तु दोष है तो आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी वास्तु दोष के कारण, लेकिन आप मेरी बात समझिए। या तो आप पैसा खर्च करिए या तो आप अपनी एनर्जी खर्च करिए। पैसा खर्च करेंगे, एक्सपर्ट आके वास्तु की चीज़ों को अलाइन करेगा, आपके घर में जो डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी है उसे अलाइन करेगा, आपको बताएगा किस तरह से पंच तत्वों को बैलेंस करना है। और या फिर आप अपनी एनर्जी लगाओ, श्रमदान तो देना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिए बिना काम नहीं होता। या तो पैसे दो या फिर श्रम दो, मंत्र करो। मंत्र नहीं कर सकते तो जो आज बता रहा हूँ किस तरह से अवेयर रहो, वैदिक ज्ञान लो, फिर या तो ज्ञान अर्जित करो मेहनत करके कि उनको बैलेंस कैसे करना है। तो ये होगा बीज मंत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है साइकिल ऑफ क्रिएशन। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोग इसे गलत भी बताते हैं, बिल्कुल गलत कर देंगे, साइकिल ऑफ क्रिएशन को उल्टा पुल्टा कर देंगे। वैदिक के हिसाब से जो साइकिल ऑफ क्रिएशन है वो ये है कि स्पेस, स्पेस से हुआ एयर, एयर से हुआ फायर, फायर से हुआ वाटर, वाटर से हुआ अर्थ। यही है साइकिल ऑफ क्रिएशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले स्पेस, स्पेस से एयर, एयर से फायर, फायर से वाटर, वाटर से अर्थ। यही है सही साइकिल ऑफ क्रिएशन। बहुत से लोग यहाँ पे स्पेस के बाद फायर वाटर बता देते हैं, फिर वाटर से फायर कर देते हैं। इस तरह की दिक्कत, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो उनने निजात किया है, या अलग दिखने की कोशिश में, या फिर किसी को कॉपी करने की कोशिश में, या फिर अपना नाम वायरल करने की कोशिश में कि मेरा कुछ अलग दिखना चाहिए, तो अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इससे लॉस ये होता है कि लोगों को हानि पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जब हम गलत ज्ञान को आगे बढ़ा देते हैं तो लोग उसको अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बल्कि उल्टे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप ये समझ लो साइकिल ऑफ क्रिएशन यही सही है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मैं बता रहा हूँ इसलिए सही है क्या? नहीं, वैदिक ग्रंथों में यही साइकिल ऑफ क्रिएशन दी गई है इसलिए सही है। ऋषि मुनियों के द्वारा जो साइकिल ऑफ क्रिएशन बताई गई है इसलिए ये सही है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप कह रहे हो तो क्यों मान लें। तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पंच तत्वों को। ये जो आकाश तत्व, वायु तत्व, फायर, अग्नि तत्व, वाटर और अर्थ है, ये किस तरह से कनेक्टेड है और क्या यही साइकिल ऑफ क्रिएशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन जो मैंने आपको बताया है, ये है हमारी बॉडी। ये हमारे 7 चक्र होते हैं। ये जो चक्र है ऊपर के 2, इनको अभी हम रहने देते हैं क्योंकि ये आज का विषय नहीं है। ये आज्ञा चक्र है, ये सहस्त्रार चक्र है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे जब मैं 7 चक्र पे क्लास लूँगा या वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम जो पंच तत्वों पे बात कर रहे हैं वो ये पंच तत्व हैं जो यहाँ से विशुद्धि चक्र से चालू होते हैं, हमारे गले से। तो आप ये देखो, गले में जो विशुद्धि चक्र है उसका हम है बीज अक्षर, सबसे पहले स्पेस एलिमेंट। फिर हृदय चक्र, अनाहत चक्र आया जिसका बीज अक्षर यम है, एयर एलिमेंट। फिर इसके बाद जठर अग्नि जो मणिपुर चक्र है, जहाँ पे अग्नि होती है, जठर अग्नि जो खाना पचाती है, उसका बीज अक्षर रम है, तो फायर एलिमेंट आया। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, वाटर एलिमेंट जिसका बीज अक्षर वम है, वम जो जल के देवता है, वरुण, वाटर आया। आखिरी में मूलाधार चक्र, आखिरी में मूलाधार चक्र जो अर्थ एलिमेंट है जिसका बीज अक्षर है लम, तो ये आया। अब आप समझ गए, स्पेस, एयर, फायर,
वाटर, अर्थ, इसको मत भूलिएगा। आप बॉडी साइंस जब पढ़ेंगे, चक्रों के बारे में पढ़ेंगे, तब भी यही ऑर्डर है। तो अगर हम ये ऑर्डर बिगाड़ देंगे तो फिर वो ऑर्डर भी बिगड़ जाएगा। तो या तो जो लोग बताते हैं, मैं लोगों की बता रहा हूँ, यहाँ पे वाटर कर देते हैं या यहाँ पे फायर कर देते हैं, तो या तो फिर ये गलत हो जाएगी बॉडी साइंस, जो योग, पतंजलि, ये सब लोगों ने बताया है, जो ऋषियों ने बताया है, और या फिर अगर ये सही है तो फिर ये सही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर से कनेक्ट करते हैं, आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिए, आप इसके पीछे की साइंस समझिए। क्योंकि जब हम अपनी साइंस मजबूत करते हैं, जब हम किसी फाउंडेशन मजबूत करते हैं, जब हम नॉलेज के ओरिजिन को पकड़ते हैं, तो हमें सॉल्यूशन अपने आप मिलने लगते हैं। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। फिर से देखते हैं, एक बार ऊपर की ओर चलते हैं, सबसे नीचे रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, अर्थ एलिमेंट, उसके ऊपर जल तत्व, स्वादिष्ठान चक्र, अग्नि तत्व, मणिपुर चक्र, जो जठराग्नि मतलब हमारी नाभि में रहता है, ठीक है। इसके बाद वायु तत्व, अनाहत चक्र, हृदय के पास, आकाश तत्व, विशुद्धि चक्र, गले में, आकाश तत्व। तो देखिए एक बार फिर से यही साइकिल ऑफ क्रिएशन है, इसको अच्छे से समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे हाथ में जो हमारी 5 उंगलियां रहती है उसमें भी समझिए। ये देखिए, यहाँ पे आकाश तत्व, मिडल फिंगर में सबसे ऊपर, फिर यहाँ पे आए क्लॉकवाइज, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज ही तो घूम रहे हैं, एंटी क्लॉक नहीं जाना है, तो क्लॉकवाइज आए। हमारी जो फर्स्ट फिंगर है उसमें एयर एलिमेंट आया, फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारे अंगूठे में फायर एलिमेंट आया, फिर यहाँ घूमे हमारी लिटिल फिंगर जो है सबसे छोटी, ये वाटर एलिमेंट आया, फिर ये अर्थ एलिमेंट है जो हमारी रिंग फिंगर है, फिर हम घूम के कहाँ आ गए, ईथर यानी कि स्पेस एलिमेंट। हमारा हाथ जो है, हमारे हाथ का पाम जो है, वो भी यही साइकिल ऑफ क्रिएशन बताता है। तो अब आप बताइए, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन सही है या नहीं? मैंने आपको 2 जगह से कनेक्ट करके बता दिया। बॉडी साइंस जो चक्रास की होती है, 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, किस तरह से वो चक्रा वर्क करते हैं, किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने उसके माध्यम से भी आपको रेफरेंस देके बताया, साथ में अपने पाम के माध्यम से भी आपको रेफरेंस देके बताया। तो अब आप समझ सकते हैं कि साइकिल ऑफ क्रिएशन यही सही है। जितने लोग भी साइकिल ऑफ क्रिएशन को अलग करके बताते हैं, वो या तो चाइनीज़ वास्तु बताते हैं या फिर खुद की अपनी वास्तु बताते हैं, अलग दिखने के चक्कर में, अलग फेमस होने के चक्कर में। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, ये मेरा क्रिएशन नहीं है, ये ऋषियों का क्रिएशन है, ये वैदिक ग्रंथों का क्रिएशन है। उन्होंने यही बताया है और ये मैं आप तक ला रहा हूँ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने अलग अलग चीज़ों पे वर्क किया है और 10 साल से मैं एस्ट्रो वास्तु कर रहा हूँ, अलग अलग क्लाइंट्स किया, इसे अप्लाई भी किया हूँ और मैं यही साइकिल ऑफ क्रिएशन मानता हूँ। इसी के माध्यम से मैंने बड़े बड़े रिजल्ट निकाले हैं। तो इसलिए आप समझ लो साइकिल ऑफ क्रिएशन यही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके कि आखिर ये अलग अलग पंचतत्व हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, शुरुआत करते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं आते, समझने के तौर पे, क्योंकि हम धरती पे रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र रिलेटेड है अर्थ एलिमेंट से, पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। अब ये अर्थ एलिमेंट है क्या? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है ये हमारे वास और निवास करने का स्थान है, ये तो सीधी बात है। लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है, हमारे सोलर सिस्टम में कई ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी में खास बात यह है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो पाया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ये जो पंच तत्व हैं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आ पाए हैं, जिसके कारण जीवन संभव हुआ। पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो हमें बांधे रखती है, हमें स्टेबल रखती है। पृथ्वी के अंदर ही मैग्नेटिक फोर्स है जो अट्रैक्शन का कारण है, जो हेल्थ का कारण है। ये आगे जब वास्तु में बढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से काम करता है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे बिजनेस में लाइन लगा देता है कस्टमर्स की, मैग्नेटिक फोर्स कैसे आपके ऑरा में आकर्षण पैदा करता है। यही वो मैग्नेटिक फोर्स है जो आपको स्वस्थ रखता है, आपके घर परिवार को स्वस्थ रखता है। और यही मैग्नेटिक फोर्स जब बिगड़ता है या हम इसके विरुद्ध जाते हैं तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं, लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ वेल्थ चालू हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप समझो कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है जो हमें बांधे रखता है। पृथ्वी तत्व में मैग्नेटिक फोर्स है जो हमें एक प्रकार से ऑरा देता है, अट्रैक्शन देता है। पृथ्वी में सारी चीज़ें सही अनुपात में है, तभी जीवन संभव हो पाया है। क्यों? क्योंकि 5 एलिमेंट्स प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड है। यहीं पे एक जो सूरज रोशनी देता है उससे प्रोसेस होती है और फसलें होती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो हम खा के हमें पोषक तत्व मिलते हैं। इसीलिए पृथ्वी को माता भी कहा गया है।
क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही है जो हमारा लालन पालन करती है। आप देखो किस तरह से प्रकृति ने चीज़ें अरेंज की है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिन में जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए। तो आप ये समझो प्रकृति ने सब कुछ बैलेंस करके दिया हुआ है। और पृथ्वी को हम माता कहते हैं, क्यों? क्योंकि यही हमारा लालन पालन करती है, यहीं पे हम जन्मे हैं, इसी गोद में हम पलते हैं, बड़े हो जाते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी पूरी लाइफ पृथ्वी पर ही गुजरती है। तो पृथ्वी क्या है? स्टेबिलिटी है। अर्थ एलिमेंट स्टेबल, हमें स्टेबल रखती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? समुद्रे वसते देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। मतलब माता को पांव छू के ही बिस्तर से उतरना चाहिए। हमारे ग्रंथों में भूमि को माँ कहा गया है, इसीलिए ये विधान दिया गया है वास्तु में या हमारे ग्रंथों में कि जब भी आप घर बनाते हैं तो भूमि पूजन कीजिए, गृह प्रवेश करते हैं तो भूमि पूजन कीजिए। क्यों? क्योंकि माता की गोद के बिना, माता जब तक आपको अलाउड नहीं करती तो आप ये सब नहीं कर पाते। तो आखिर जब सब कुछ हम अपने माँ की गोद में कर रहे हैं तो इसलिए माँ की संज्ञा दी गई है अर्थ एलिमेंट को, अर्थ को, भूमि को हम भारत माता कहते हैं, धरती माता कहते हैं। और असल में कहा जाए तो सब कुछ हमें साधे रखने वाली, हमारा पालन पोषण करने वाला ये अर्थ एलिमेंट, ये पृथ्वी तत्व है। हम मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो ये मिट्टी ही है जो हमारे शरीर को स्थूल बनाती है। जैसे ही ये मिट्टी का शरीर नष्ट होता है तो हम सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अर्थ एलिमेंट से ही हमारा अस्तित्व है। ये मिट्टी है और हम भी मिट्टी से बने हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक चीज़ देखो, अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को। जब अर्थ एलिमेंट घर में मजबूत रहता है तो व्यक्ति स्टेबल रहता है, उसका बिजनेस स्टेबल रहता है, उसके संबंध स्टेबल रहते हैं, उसकी हेल्थ स्टेबल रहती है। वो बार बार बीमार नहीं पड़ता, बार बार अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं उसके रिलेशनशिप में, बार बार अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस में। एक बार जहां अंगद की तरह पैर रख दिया तो उस पैर को कोई हिला नहीं सकता। ये होता है अर्थ एलिमेंट। अगर अर्थ एलिमेंट आपका मजबूत है तो आपने जहां अपना झंडा गाड़ दिया उसे कोई हिला नहीं सकता। आपने पैर रख दिया, चाहे वो बिजनेस का कंपटीशन हो, चाहे आपके करियर का कंपटीशन हो, आप विद्यार्थी हो तो चाहे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हेल्थ सधी रहेगी। कभी आप रोगी नहीं होगे, कभी भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं अगर अर्थ एलिमेंट मजबूत है तो। इसीलिए कहा जाता है सुबह उठते साथ भूमि के पैर छुओ, उससे आपका मूलाधार चक्र मजबूत होगा। और मूलाधार चक्र जब मजबूत होता है तो अर्थ एलिमेंट मजबूत होता है, पैसा अपने आप अट्रैक्ट होकर आता है। मैंने आपको बताया कि अर्थ एलिमेंट के पास अट्रैक्शन की भी शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। और ये जो मूलाधार चक्र है इसका अर्थ ही होता है मूल आधार, मतलब मूल किसी भी चीज़ का ओरिजिन, फाउंडेशन। तो धरती जो है हमारी फाउंडेशन है। जब तक कोई भी बड़ी बिल्डिंग आप बना रहे हो, आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, तो अगर आपने वो बिल्डिंग बनाई तो वो बिल्डिंग गिर सकती है। लेकिन एक बार अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत हो गई, आपकी नींव मजबूत हो गई, तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाते चले जाओ, कितनी भी मंजिलें ऊपर बना दो, वो बिल्डिंग गिरेगी नहीं, वो सधी रहेगी, स्टेबल खड़ी रहेगी। तो इसीलिए कहा जाता है सुबह उठते साथ पृथ्वी पर पैर रखने के पहले पृथ्वी के पैर छुओ और क्षमा मांगो, उससे आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा। और मूलाधार चक्र में कौन रहते हैं? श्री गणेश रहते हैं, माँ काली रहती है, ठीक है। और श्री गणेश कौन है? सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा के बिना पूजा सफल नहीं होती। शुरुआत ही किसी भी रिचुअल का श्री गणेश से होता है। इसी तरह जब साधक लोग अपनी एनर्जी को जगाते हैं, जब वो साधना करते हैं, अपनी एनर्जी को ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले मूलाधार को एक्टिवेट करना पड़ता है। और यहीं पे श्री गणेश का निवास होता है और यही अर्थ एलिमेंट है और यही फाउंडेशन है, यही बेस है। तो जब तक फाउंडेशन को आप जागृत नहीं करोगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। कोई भी साधक अपनी एनर्जी को ऊपर नहीं ले जा सकता मूलाधार को बिना एक्टिव किए। तो ध्यान रखिए, ये फाउंडेशन है, बेस है। इसी तरह आप जीवन में सफल नहीं हो सकते अर्थ एलिमेंट को स्टेबल किए बिना या मैनेज किए बिना। अर्थ एलिमेंट हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अर्थ में ही रह रहे हैं, हम भी पूरे मिट्टी के बने हुए हैं। और हमें अर्थ एलिमेंट जब हम मजबूत करेंगे तभी हमारे गणेश मजबूत होंगे। गणेश मतलब जिनके माध्यम से हमारे जीवन में शुभ लाभ आएगा, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के विघ्नों को हर लेंगे, जिसके माध्यम से रिद्धि सिद्धि की कृपा मिलेगी। आप श्री गणेश का मतलब जानते हैं? शुरुआती फाउंडेशन कितनी शुभ है आप ये समझो।
तो ये है मूलाधार चक्र और ये है अर्थ एलिमेंट। अगर स्वस्थ रहना है, सफल रहना है, समृद्ध रहना है, मूलाधार को जगाइए। और यही मूलाधार जब डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति एंजाइटी, सेक्स के प्रति भूख, डर, भय, ये सब लगता है, फ्लक्चुएट होता है दिमाग। तो अर्थ एलिमेंट, मूलाधार आपस में कनेक्टेड है। अर्थ एलिमेंट को जब आप मजबूत करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप प्राप्त ना कर सको। विजयी हासिल करना है तो सबसे पहले अर्थ एलिमेंट को हासिल करिए, मतलब कि मैनेज करिए, मजबूत करिए। उसके बाद बाकी एलिमेंट की यात्रा अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं वाटर एलिमेंट में, यानी कि जल तत्व, स्वादिष्ठान चक्र। इसका बीज अक्षर है वम। वम इसलिए इसके देवता वरुण है। वम वरुणाय नमः। वरुण को वेदों में रीति का देवता कहा गया है। रीति मतलब जिनकी 1000 आँख है, जो देखते हैं कि पूरे संसार की जो नियम कानून की व्यवस्था है सब सही ढंग से चल रही है कि नहीं। जो सही ढंग से नहीं चल रहा है उसे उस हिसाब का दंड देना है, जो सही से चल रहा है उसे उस हिसाब के रिजल्ट देना है। अब अगर हम साइंस बेस पे बात करें तो जल ही जीवन है। हमारी बॉडी में 72% तो जल है, और सागर, समुद्र, धरती में भी 72%, लगभग 70-72% जल है, समुद्र। और समुद्र के देवता वरुण है। और ये जो जल तत्व है, जल तत्व कितना इंपॉर्टेंट है आप ये सोचो। हमारी बॉडी में जो जल है 72% वो तो है ही है। जल चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है। चंद्र ग्रह सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट, इसलिए हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, सबसे तेजी से सर्कुलेट होता है। अगर जल तत्व बिगड़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ेगा, अलग अलग रोग आ सकते हैं। जल का कितना महत्वपूर्ण मतलब रोल है हमारे सनातन में। जल को लिए बिना आप शुद्ध नहीं हो सकते। कोई भी जब पूजा पाठ होता है पहले जल से शुद्धिकरण होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम श्री ऋषिकेशवाय नमः। हस्तम प्रक्षालया, हाथ धो लिए। पंडित जी लोग आपको हाथ धुलाते होंगे ना, तो जल से ही संकल्प दिलाया जाता है। जल हाथ में रखा जाता है, संकल्प लीजिए। ये पूजा किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं। तो जल का बहुत महत्व है। इवन जल पे तो रिसर्च भी हुई है। जापानीज जो साइंटिस्ट थे उनने इस पे रिसर्च करके ये भी बताया था कि जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारी विचारधारा के हिसाब से, हम घर में क्या बात करते हैं, किस तरह की घर में वाइब्रेशंस है, उस हिसाब से इसके मॉलिक्यूल्स बदलते हैं। और जिस तरह की वाइब्रेशंस होगी उस तरह से जल अपना आकार बदल लेगा, उसके मॉलिक्यूल्स मतलब उस हिसाब से एक स्ट्रक्चर ले लेंगे और वो आपके लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता रहा कि खाना पीना जब भी खाओ तो कलह कलेश नहीं होना चाहिए, खराब बातें नहीं होना चाहिए, माइंड बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, अच्छे मन से खाओ, ईश्वर का ध्यान करके खाओ। घर में अगर कलह कलेश होता है तो घर में जो रखा हुआ जल है उसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो होता है वो बिगड़ जाता है और फिर व्यक्ति को रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर में अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होंगे। तो आप ये समझ लो कि जल कितना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर वाटर एलिमेंट बिगड़ता है तो व्यक्ति का सब कुछ बिगड़ जाता है। वाटर मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा। अगर जल तत्व डिसबैलेंस है तो आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जो चाहोगे वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि चाहत को पूरे करने वाले देवता कौन है? वरुण देवता। मैनिफेस्टेशन के देवता कौन है वास्तु के अनुसार? वरुण देवता। लेकिन अगर आपने वाटर एलिमेंट को ही डिसबैलेंस कर दिया तो वरुण देवता डिसबैलेंस हो गए। वरुण देवता डिसबैलेंस हो गए तो पैसा आ ही नहीं सकता। द्रव्य, पैसा, वाटर एलिमेंट। तो आप ये समझ लो अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ तो जितनी भी ऐश और आराम है इनको देने वाले हैं वरुण देवता, जो समुद्र के देवता है। वहीं पे लक्ष्मी नारायण का वास है क्षीर सागर में। समुद्र से ही सभी रत्नों की उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन के समय। तो आप ये समझ लो वरुण देवता को नाराज मत करना, वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और आप ये समझ लो जल तत्व हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। कहा गया है कि जो जल के आसपास सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो बहुत विकसित हुई हैं, और इतिहास में भी बताया गया है कि बहुत सी सभ्यता जल के आश्रय में उनका पालन पोषण हुआ और जल का ही बाद में ग्रास बन गई। जल एक ऐसी चीज़ है अगर ये कम हो जाए धरती में तो सूखा पड़ जाता है, ज़्यादा हो जाए तो सुनामी और प्रलय आ जाती है। तो वाटर एलिमेंट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आप समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला एलिमेंट क्या है, उसका काम क्या है। अगला एलिमेंट है फायर एलिमेंट, यानी कि अग्नि तत्व। मणिपुर चक्र, जठर अग्नि। अब ये अग्नि तत्व क्या है? ये अग्नि तत्व क्या है? अग्नि 3 प्रकार की मेन होती है। जो सबसे नेचुरल हीट है, जो मतलब सबसे नेचुरल आप कहो फायर है, वो सन के द्वारा दी गई है, सूर्य के द्वारा दी गई है। उसके बाद जो दूसरी अग्नि होती है वो जठर अग्नि होती है, जो हमारे पेट में होती है, जो हर तरह की चीज़ को भस्म करने में, हमारे खाना को पचाने में
सहायक होती है। और तीसरी अग्नि जो होती है वो जुनून की आग होती है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसे नहीं बैठना है, कुछ तो चेंज करेंगे, बिजनेस करना है, कंपटीशन बीट करना है। एक अंदर आग जुनून की, चीज़ों को बीट करना है, आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ कर गुजरना है, ये होती जुनून की आग। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आग होना बहुत ज़रूरी है अंदर। शरीर में जब आग नहीं होती क्या कहते? शरीर ठंडा हो गया। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्या कहते? शरीर ठंडा पड़ गया। मतलब आग ही जीवन है, अग्नि के बिना जीवन संभव ही नहीं है, आप ये समझ लो। अगर पेट में जठर अग्नि कमजोर होगी तो पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगी, अलग अलग रोग घेरने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर अग्नि ज़्यादा बढ़ गई तो एंगर इश्यूज हो जाएंगे। तो इनको सही अनुपात में होना बहुत ज़रूरी है। अब फायर एलिमेंट और क्या है? ये जो अग्नि है ये हमारे और ईश्वर के बीच एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक मीडियम है, जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक अपनी चीज़ें पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं कर्मकांड के दौरान, तो अग्नि में ही आहुति देते हैं, स्वाहा। तो जो भी हम अग्नि में आहुति देते हैं वो आहुति ईश्वर तक कौन ले जाता है? अग्नि ले जाती है। जब हम स्वाहा बोलते हैं तो देवताओं तक पहुंचती है अग्नि की पत्नी स्वाहा के माध्यम से, और जब हम स्वधा बोलते हैं तो अग्नि के माध्यम से हमारे पितरों तक पहुंचती है हमारी दी गई आहुति। तो फायर एलिमेंट आप देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ये हमें ईश्वरी शक्ति से जोड़ता है। और आपको बताऊं, ये फायर एलिमेंट जो है ये एक प्रकार से साक्षी होता है हमारे कर्म का, मतलब जिसे हम कहते हैं आई विटनेस। जब हम कोई पूजा पाठ करने जाते हैं तो पहले अग्नि का दीपक जलाते हैं, यही मतलब रिचुअल्स बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अग्नि का दीपक साक्षी होगा कि आपने ये कर्मकांड किया है और आपको इस कर्म का फल मिलना चाहिए। वो अग्नि साक्षी होती है इस बात की कि हाँ इसने इतने माला जाप किया या कोई हवन यज्ञ किया। अग्नि पहले एक दीपक जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि आई विटनेस होती है कि आपने ये चीज़ की। तो एक प्रकार से आप देख रहे हो ये किस तरह से मीडियम है हमारे और ईश्वरी शक्ति के बीच में। जब हम पैदा होते हैं तब से रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं, हवन घर में स्टार्ट हो जाते हैं कि लड़का पैदा हुआ, सनातन बता रहा हूँ। और जब हम मरते हैं तो ये अग्नि ही है जो हमारे इन पंच तत्वों के शरीर को वापस विलीन कर देती है, मिट्टी में मिला देती है। ये अग्नि के माध्यम से ही पंचतत्व आपस में अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये फायर एलिमेंट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट अगर कमज़ोर हुआ तो व्यक्ति के अंदर करेज नहीं रहता है, क्योंकि मैंने बोला ना जुनून की आग है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, बिजनेस नहीं चलते, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए आग चाहिए। लेकिन अगर वो आग नहीं है, फायर एलिमेंट डिसबैलेंस है बिजनेस प्लेस में या घर में या आपके शरीर में, तो बिजनेस में लॉस होंगे, पैसे नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस कम होगा, शत्रु हावी हो जाएंगे। अग्नि क्या है? तेज है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखो आप, संत महापुरुषों को देखो, कहते नहीं अरे इनके चेहरे में क्या तेज है, तो वो जो सूर्य का तेज है वो अग्नि ही है। अग्नि को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को देखो वो सफल हो जाते हैं तो अग्नि का ताप नहीं सह पाते, मतलब सफलता का ताप नहीं सह पाते, ऐसी ऐसी हरकत करने लगते हैं बावले की तरह कि ऊपर से गिर पड़ते हैं, अर्श में पहुंचे और फर्श में गिर पड़े। क्यों? क्योंकि सफलता संभाली नहीं गई। बहुत से ऐसे लोग हैं अच्छी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं लेकिन सफलता संभाली नहीं जाती, अहंकार में आ गए, झेल नहीं पाए, पता नहीं कैसे बिहेव करना है, कब बिहेव करना है, किससे क्या बोलना है, गिरते हैं धड़ाम से नीचे। क्यों? क्योंकि अग्नि संभाली नहीं गई। बड़े बड़े राजा सम्राट जो होते रहे, इनका अग्नि तत्व बैलेंस होता रहा, इनके अंदर एक तेज होता रहा। ये कितनी भी बड़ी गद्दी में बैठे ये उस गद्दी का ताप सह सकते रहे। क्योंकि आपने ये सुना होगा बड़े बड़े कोर्ट में कि सफल होना एक अलग बात है और सफल बने रहना एक अलग बात है। तो सफल तो बहुत से लोग हो भी जाते हैं, लेकिन सफल बने रहना लंबे समय तक ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अगर सफल बने रहना है हमेशा तो अग्नि तत्व को बैलेंस रखो, फायर एलिमेंट को बैलेंस रखो। अगर स्वस्थ रहना है, नाभि से सब कुछ है। अगर अग्नि मजबूत है, जठर अग्नि मजबूत है तो पाचन क्रिया अच्छी होगी। पेट से 80% रोग होते हैं, अगर अग्नि मजबूत है रोग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप पत्थर भी चबा जाओगे। पुराने लोग को नहीं सुनते, शुद्ध घी खाते रहे, पत्थर भी चबा जाते रहे। मतलब एक कहावत कही गई है कि घी खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। आज की डेट में व्यक्ति थोड़ा सा घी खा लेता है तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है डाइजेशन की, क्योंकि घी ही नहीं पचा पा रहे हैं या चीज़ें भी शुद्ध नहीं मिल रही। तो आप ये समझ लो फायर एलिमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फायर एलिमेंट स्ट्रांग रहेगा तो आपको वो सब कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी जो आप प्राप्त करना चाहते हो। आपके अंदर एक फाइटर रहेगा। आपने पुष्पा फिल्म देखी थी ना, पुष्पा फायर है, मैं झुकेगा नहीं साला। मतलब ये एक मजाक की बात हो गई, लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं कनेक्ट करके इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। तो एक प्रकार से फायर एलिमेंट
अगर आपके अंदर होगा तो आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप चाहते हो। इवन आप अपने आप को ईश्वर से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि ये एक प्रकार का तेज है और यही एक माध्यम है आपके और ईश्वर के बीच में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट होता है अनाहत चक्र में, हमारे हृदय में। आप देखे हो ना, एयर एलिमेंट, वायु क्या है? व्यक्ति भोजन के बिना कुछ दिन रह सकता है, जल के बिना कुछ घंटे रह सकता है, लेकिन वायु के बिना कुछ ही मिनट रह सकता है, उसके बाद नहीं। 2-3 मिनट के बाद काम खत्म। वायु इतनी ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए कि व्यक्ति जब इस धरती पर आता है, जैसे ही माँ की कोख से बाहर निकलता है, धरती पर उपस्थित होता है, उसका वायु से संबंध जुड़ जाता है। और उसका संबंध जिस दिन वायु से टूटता है, उस दिन उसका संबंध जीवन से भी टूट जाता है। तो एक प्रकार से ये वायु प्राण वायु है, जिसे हम ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, लेकिन प्राण वायु। इसीलिए बोला जाता है प्राणायाम करें और इस वायु को साधे। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको उम्र लिख के नहीं दी है कि आपको 70 साल जीना है, 80 साल जीना है, 90 साल जीना है, 100 साल जीना है। ईश्वर ने आपको टोटल नंबर में सांस लिख के दी गई है कि कितनी सांसें आप लोगे। प्राणायाम के माध्यम से जब आप इन सांसों को कम कर देते हैं प्रति मिनट, तो आपकी आयु बढ़ जाती है। कछुआ लगभग 1 मिनट में 3 से 4 सांस लेता है, इसीलिए वो 150 साल, 200 साल, 300 साल तक जीता है। हम लोग एवरेज 1 मिनट में 15 से 20 सांस लेते हैं, इसलिए हमारी आयु ज़्यादा नहीं है। और आज की डेट में जिस हिसाब का खान पान है, जिस हिसाब का रहन सहन है, उस हिसाब से हम बहुत तेज़ी से सांस ले रहे हैं। जब हम सोते हैं हमारी सांसें और तेज़ी से चलने लगती है। जब व्यक्ति सेक्स करता है तब उसकी सांसें और तेज़ी से चलने लगती है। जब व्यक्ति दौड़ता है तब उसकी सांसें और तेज़ी से चलने लगती है। तो आप ये समझिए कि जहाँ सांसें ज़्यादा खर्च होंगी वहाँ आपकी आयु कम होती जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि अपनी सांसों को बचाओ, प्राणायाम करो, योग करो, जिसके माध्यम से आपकी सांस की गति धीमे हो। आप मेडिटेशन करो जिससे आपकी ये प्राणवायु सध सके, बैलेंस हो सके और आप सालों साल निरोगी रह सके और साथ में एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सके। प्राणवायु क्या है? अब इसे अगर घर के माध्यम से देखें, वास्तु के माध्यम से देखें, तो जिस तरह से आपका मुंह है, आपकी नाक है, आप मुंह के माध्यम से खाना खाते हो, अच्छा खाना जाता है तो अच्छा शरीर बनता है। नाक से आप सांस लेते हो, जितने शुद्ध वातावरण में रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। जितनी गहरी सांस लेंगे, प्राणायाम योग की जो बात कर रहा था, तो आपके हर बॉडी के हर पार्ट में सांस जाएगी तो आपका हर ऑर्गन स्वस्थ रहेगा, कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। यही प्राणायाम का मतलब है कि प्राणवायु आपके शरीर के कोने कोने में पहुंचे और आपके कण कण को स्वस्थ कर दे, प्योर कर दे। इसी तरह जब घर में एयर एलिमेंट बैलेंस होता है, प्रॉपर खिड़कियाँ, दरवाजे होते हैं, प्रॉपर उन्हें टाइम टू टाइम खोल के रखा जाता है और एक अच्छा वेंटिलेशन होता है, तो आपका घर भी, वास्तु पुरुष से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको भी एक बॉडी की तरह, तो आपके घर के भी जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वहाँ पे वायु चप्पे चप्पे पे पहुँचे और आपके घर के कोने कोने को प्योर कर दे, जिससे वहाँ की एनर्जी पूरी प्योर हो जाए और आप स्वस्थ सफल जीवन जी सके। यही एयर एलिमेंट जब डिसबैलेंस होता है तो व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न होता है, कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा कि ये अलग अलग तत्व किस डायरेक्शन में उपस्थित रहते हैं और इन्हें किस तरह बैलेंस किया जा सकता है और इनके बैलेंस ना होने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी अभी नॉलेज बेस पे आपको बता दूं कि अगर वायु तत्व डिसबैलेंस होता है तो हमारे अंदर कन्फ्यूजन आता है, एंजाइटी आती है और हम भय में रहते हैं। बहुत से लोग जिनके यहाँ ये दिक्कत रहती है कि वो लॉक लगा के आते हैं, उन्हें बार बार लगता है कि मैंने ताला लगाया कि नहीं, वो बार बार जाके चेक करते हैं। या फिर गैस बंद करके आते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने गैस स्टोव बंद किया कि नहीं, कहीं मैंने खुला तो नहीं छोड़ दिया। ये जो अनचाहा सा डर है, ये वायु तत्व का डिसबैलेंस रूप है। मतलब आपके घर का एयर एलिमेंट बैलेंस नहीं है और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है रिश्तेदारों का, बाहर का, तो आप समझ लो कि आपका वायु तत्व गड़बड़ है। क्योंकि जब एयर एलिमेंट डिसबैलेंस होता है तो हमें सपोर्ट, जैसा भी सपोर्ट हो, हमें नहीं मिलता लाइफ में, उस पर प्रॉब्लम आती है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो वायु तत्व है, हृदय चक्र है, कितना इंपॉर्टेंट है। एयर एलिमेंट को बैलेंस करना कितना इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा, सुखी, सफल, समृद्ध जीवन जीना है। तो आप देखे होंगे जब हम भय में रहते हैं, जो मैंने भय वाली बात कही, हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हम डरते हैं तो हमारा धड़कन, हार्ट बीट तेज हो जाती है। हृदय चक्र में सीधा इफेक्ट पड़ता है। यही मैं कह रहा था, अनचाहा डर जो होता है ना, ये भय, इसको बैलेंस कर लीजिए, भय नहीं लगेगा। ये है वायु तत्व। अब हम आते हैं स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट जो यहाँ पे विशुद्धि चक्र में रहता है। अब ये स्पेस एलिमेंट है क्या? इसका बीज अक्षर तो हम है, लेकिन है क्या ये स्पेस के अंदर ही बाकी सब तत्व है। स्पेस बहुत विशालकाय है, अनंत है। आकाश तत्व जो है वो अनंत है। ये एक प्रकार सा
वैक्यूम है, अगर मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ आप तक आवाज़ आ रही है तो ये स्पेस एलिमेंट के माध्यम से ही आ रही है। और आकाश तत्व के अंडर में ही बाकी सारे तत्व हैं। ये बहुत विशालकाय है, इसकी कोई और छोर नहीं है। भगवान शिव ने यहाँ पे विशुद्धि चक्र, विशुद्धि क्यों बोला जाता है? जो सब चीज़ों को शुद्ध कर दे, उसका मतलब है विशुद्धि। भगवान शिव ने यहाँ पे हलाहल विष को धारण किया। क्यों? क्योंकि उनका स्पेस एलिमेंट बैलेंस है। उन्हें पता है कि इसको बैलेंस कैसे करना है, विशुद्धि मतलब विष को भी शुद्ध कैसे कर देना है। इसीलिए मैंने जो तंत्र वाली क्लास ली थी उसमें बताया था कि भगवान शिव को वैद्यनाथ भी कहते हैं। रसेश्वर तंत्र में ये बताया गया है कि भगवान शिव जानते हैं कि विष को अमृत में कैसे बदलना है। जो बहुत से मूर्ख लोग भगवान शिव के प्रसाद के नाम पे नशा करते घूमते हैं अलग अलग चीज़ों का, और नाम भगवान शिव का लगाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि भगवान शिव वैद्यनाथ है। उन्हीं ने रसेश्वर तंत्र दिया है। उन्हें पता है कि विष को कैसे अमृत में बदलना है। शास्त्रों में बताया गया है, विष प्राण हरम युक्ति युक्त रसायनम। कोबरा के जहर से ही कीमो इंजेक्शन बनाया गया जो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। टोबैको जो कैंसर देती है, लोगों को बीमारी देती है, उससे बहुत से कीटनाशक बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास युक्ति है, जो वैद्य लोग जानते हैं कि किसको किस चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, तो विष के माध्यम से भी अमृत बना देते हैं कि वो जीवन दे सके। और यहाँ पे जगत गुरु भगवान शिव की बात हो रही है। उन्हें पता है कि विष को कैसे अमृत बनाया जा सकता है, इसीलिए वही एक कैपेबल थे जो हलाहल विष को धारण कर सकते रहे अपने विशुद्धि चक्र में, क्योंकि उनको शुद्ध करते आता है। वो खुद ही आकाश तत्व है, वो जगत गुरु हैं। तो आप ये समझ लो, अगर स्पेस एलिमेंट आपका बैलेंस है तो मतलब आपका जीवन बैलेंस है। आपके घर में नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। अगर नेगेटिविटी है तो वो शुद्ध करना जानता है। स्पेस एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हुआ, ब्रह्म स्थान घर का डिस्टर्ब हुआ, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि आपने मेन चीज़ ही गड़बड़ कर दी। वो ब्रह्म स्थान है, मतलब ब्रह्म का स्थान। लेकिन अगर स्पेस एलिमेंट बैलेंस है तो वो सब चीज़ को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। आपको ज्ञान, क्योंकि स्पेस एलिमेंट से ही ज्ञान आता है, आपको ज्ञान आएगा कि बाकी चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। क्योंकि स्पेस एलिमेंट जब डिसबैलेंस होता है तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, व्यक्ति अंधकार में चला जाता है, व्यक्ति के अंदर से ज्ञान विलुप्त होने लगता है। व्यक्ति को पता नहीं होता है कि कब क्या करना है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिल्कुल सुन्न होने लगती है, दिमाग पूरा ठप होने लगता है। जब मेंटल स्थिति बिगड़ने लगे, समझ लो स्पेस एलिमेंट खराब है। व्यक्ति की सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया शब्द है आकाश, आकाश तत्व तो शब्द है, तो ईयर कानों से सुनते हैं ना, सुनने की क्षमता भी खराब हो जाती है। तो ये है स्पेस एलिमेंट। तो ये पंच तत्व आप सोचो कि कितने शक्तिशाली है। अगर इन पंच तत्वों को आपने समझ लिया और इन पंच तत्वों को जान लिया कि ये अलग अलग डायरेक्शन में कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इन्हें किस तरह से बैलेंस करना है और इनके माध्यम से हम क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, तो आप सोचो जरा कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए ये थे चक्र, 5 चक्र। मैंने आपको बताया 5 एलिमेंट्स किस तरह से कनेक्टेड है, उनकी साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अभी हम ऊपरी तौर से देखेंगे ये कहाँ पे विद्यमान रहते हैं हमारे घर में, फिर आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि इनको बैलेंस कैसे करना है और इनके इम्बैलेंस में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हें ठीक कैसे करना है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी बहुत ज़रूरी चीज़ें देखने को है, तो वो देखते हैं। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व प्रेजेंट होता है। नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होता है। साउथ ईस्ट में फायर होती है। साउथ ईस्ट जहाँ का भी कटा है आप समझ लो वहाँ फायर नहीं है। अगर किसी बिजनेस स्पेस में साउथ ईस्ट कटा है, मैंने कई जगह देखा है, वहाँ के बिजनेस बढ़ नहीं पाते, फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर आपके घर का भी साउथ ईस्ट कटा है तो बिजनेस में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होगे आप, जो आप दे सकते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, लेकिन वो आप फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पा रहे होगे। क्यों? क्योंकि फायर एलिमेंट कम हो गया ना, अग्नि कम, तेज कम, तो काम कैसे होगा। तो ये हो गया फायर एलिमेंट। इसके बाद साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जो मैंने बताया सबसे ज़्यादा ज़रूरी मूलाधार, बेस, फाउंडेशन। अगर ये मजबूत है तो अंगद की तरह पैर रख दिए तो रख दिए। इससे दृढ़ निश्चयता आती है, आप दृढ़ निश्चयी हो जाते हो। फायर एलिमेंट कम है, अर्थ एलिमेंट को पहले बैलेंस करो, अपने आप फिर आगे काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। नहीं मुझे करना है, फायर अपने आप जगा लोगे। घर में वास्तु दोष है, अपने अंदर की फायर जगाओ। कहीं तो फायर जगानी पड़ेगी ना, कहीं से तो बैलेंस करना पड़ेगा। इधर कम है तो उधर ज़्यादा करो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए किस तरह से ये एलिमेंट काम करते हैं। और सेंटर ब्रह्म स्थान में होता है स्पेस एलिमेंट। इसीलिए पुराने समय में सेंटर में आंगन बनाया जाता रहा जहाँ पे तुलसी रखी जाती थी। सीधे ब्रह्म से, पूरी जो ब्रह्म की एनर्जी है वहाँ से
तुलसी उसे एब्जॉर्ब करे, क्योंकि तुलसी प्लांट सबसे पवित्र कहलाता है। उसका काम होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसीलिए सेंटर में, ब्रह्म स्थान में, घरों के आंगन में तुलसी रखी जाती थी कि ब्रह्म की एनर्जी को, ईश्वरीय शक्ति को तुलसी एब्जॉर्ब करे और उस पॉजिटिव ऊर्जा को, उस पॉजिटिव एनर्जी को चप्पे चप्पे में फैला दे घर के, जिससे व्यक्ति पूरी तरह से आनंदमयी जीवन जी सके। तो ये है पंचतत्व। ये हो गया 5 एलिमेंट्स एंड वास्तु। इसके बाद 5 एलिमेंट्स एंड एस्ट्रोलॉजी। आप देखो पंचतत्व कहाँ नहीं है, ज्योतिष में भी पंचतत्व है। मेष, सिंह, धनु राशि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। वृषभ, कन्या, मकर पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। मिथुन, तुला, कुंभ वायु को रिप्रेजेंट करती है। कर्क, वृश्चिक, मीन जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ भी आ गए पंचतत्व। इसके बाद पंचतत्व इन पामिस्ट्री मैंने ऑलरेडी बताया। मिडिल फिंगर स्पेस एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फर्स्ट फिंगर जो अंगूठा है हमारा, थंब है, फायर एलिमेंट, लिटिल फिंगर वाटर एलिमेंट, और ये अर्थ एलिमेंट हमारी रिंग फिंगर। यहाँ भी पामिस्ट्री में भी आप देखो तो हमारे 5 एलिमेंट आ गए। इसके बाद 5 एलिमेंट्स एंड आयुर्वेद। अब आप कहोगे आयुर्वेद में कैसे 5 पंचतत्व है? तो पंचतत्व आयुर्वेद में भी है। आपको एक चीज दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं आयुर्वेद में किस तरह से ये काम करते हैं। जहां पे स्पेस और एयर मिलके बनते हैं तो ये बनता है वात, वात प्रकृति। स्पेस और एयर से मिलके बनती है वात प्रकृति, ठीक है। वाटर और फायर मिलके बनाते हैं पित्त। जो पित्त प्रकृति होती है, जो पित्त बनते हैं हमारे शरीर में, वो वाटर और फायर एलिमेंट मिलके बनाते हैं। और वाटर और अर्थ एलिमेंट मिलके बनाते हैं कफ। तो जब वाटर और अर्थ मिलते हैं तो बनता है कफ। जब ये 2 एलिमेंट बनते हैं तो बनता है पित्त हमारे शरीर में, और जब ये 2 एलिमेंट मिलते हैं तो बनता है हमारे शरीर में वात। और यही 3 चीजें हैं, वात, पित्त, कफ, जिन्हें आयुर्वेद मानता है कि अगर ये बैलेंस है तो व्यक्ति स्वस्थ है, और अगर ये इम्बैलेंस हुए तो व्यक्ति को अलग अलग तरह के रोग घेर लेते हैं। पित्त प्रधान चीज़ें अगर हो जाती है, पित्त ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो गर्मी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो वैसे रोग उत्पन्न होने लगते हैं शरीर में। कफ में तो आप जानते हो जो ठंडे से रिलेटेड है तो कफ बनने लगता है। चीज़ें अलग अलग जो कफ से रिलेटेड अलग अलग डिजीजेज हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। हड्डी की प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती, इस तरह के अलग अलग डिजीजेज हैं। तो अगर आप आयुर्वेद को भी देखोगे तो वो भी जानते हैं कि पंचतत्व किस तरह से काम करते हैं। तो अब आप सोच लो, अगर आपके घर में स्पेस और एयर एक साथ खराब है, इनका कॉम्बिनेशन खराब है, तो आप सोचो घर में लोगों को गैसियस प्रॉब्लम होगी, लोग वात से प्रॉब्लम होंगे, नसें फूल जाती होंगी, सूज जाती होंगी। इसी तरह अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त से तो कैंसर भी हो जाता है। अगर पित्त ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो कैंसर तक हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग रोग हो सकते हैं। अब आप कहो कि वास्तु का क्या काम है, तो देख लीजिए आप खुद ही क्या काम है। अगर आपके घर में जो पंच तत्व है वो डिसबैलेंस हुए तो रोग तो अपने आप आने हैं ना। शरीर उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेशंस है, सब कुछ फ्रिक्वेंसी है। जैसे माहौल में रहोगे वैसे हो जाओगे। तो अगर आपके आसपास खराब एनर्जी है, वातावरण खराब है, तो आप ये समझ लो कि हमारी दशा भी खराब होने वाली है। इसलिए इन पंचतत्वों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आयुर्वेद में भी आते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और आपको बताता हूं, एंड में अगर बात की जाए, ये पंचतत्व हैं, इनको अगर सार देखा जाए, ये है भूमि, ये है गगन, ये है वायु, ये है अग्नि, वो है नीर। अगर हम इनको टोटल करें, धा से भूमि प्लस गा से गगन प्लस वा से वायु प्लस अग्नि का आग प्लस नीर यानी कि पानी ना, अगर इसको टोटल कर दे तो बन जाते हैं भगवान। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इन पंच तत्वों को मैनेज करना सीख लिया, आपने इन पंच तत्वों के हिसाब से जीवन जीना सीख लिया, आप समझ गए कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं, बाहर अगर छेड़छाड़ होती है तो भूकंप सुनामी आता है, और अंदर छेड़छाड़ होती है घर में या हमारी बॉडी में तो हमारे जीवन में भूकंप सुनामी ये सब चीज़ें आती हैं। तो अगर इनको बैलेंस करना आप सीख जाओगे तो आप भगवान को प्राप्त कर लोगे,
क्योंकि अगर अध्यात्म में भी आगे बढ़ना है तो पहले आपको सुखी रहना जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है, संपन्न, पैसे से संपन्न रहना जरूरी है। क्योंकि बोला गया है ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, जो बात सही भी है। शरीर में प्रॉब्लम है, कैसे कोई पूजा करेगा, मन ही नहीं लगेगा। बहुत शक्ति चाहिए, पूर्व जन्म के कर्म चाहिए, डेडिकेशन, पूर्व जन्म का कुछ ऐसा चाहिए जो लेके आए हो स्पिरिचुअलिटी का, नहीं तो इतनी आसानी से नहीं होता अध्यात्म। तो आपको ये सब चीज़ें, पंच तत्वों को बैलेंस करना है, एक एक करके मैनेज करना है, फिर आपको आध्यात्मिक सफलता, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। अगर आप एक आदर्श जीवन जी के जा रहे हैं, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करके जा रहे हैं, स्वस्थ जीवन, हंसते खेलते इस दुनिया से जा रहे हैं, पूरा सुख भोगते हुए, तो आप समझ लो आपको भगवान मिल गए, आपको यहीं पे स्वर्ग मिल गया। वो तो ठीक है, ईश्वर प्राप्ति फिर एक अलग चीज़ है, वो तो एक आध्यात्म का विषय हो गया। लेकिन यहीं पे जीते जी भगवान को देख लेना, स्वर्ग प्राप्त कर लेना, क्योंकि भगवान ने आपको सुखी रहने भेजा है। और सुखी आप तभी रह सकोगे जब आप भगवान के हिसाब से चलोगे। और भगवान कौन है? ये पंचतत्व भगवान है। भगवान इन्हीं को तो कंट्रोल करते हैं। आप एक प्रकार से इनको, भगवान तो कण कण में है, तो इनको आप मैनेज करिए, भगवान की प्राप्ति आपको अपने आप हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए इस सेशन को एंड करते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम और भी चीज़ देखेंगे। हर हर महादेव।